नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग आज अपनी इस कक्षा में जो 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें बिहार स्पेशल के लिए हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं और आज आपका अंतिम क्लास होगा। हिस्ट्री की जो कक्षा है वह अंतिम है, क्लास नंबर 8 हम लोग करने वाले हैं। एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग अप्रोच कर रहे थे पूरे अपने सब्जेक्ट को, तो आज आप इसका अच्छे तरीके से रिविजन करिएगा, बेहतर तरीके से आप इसको कनेक्ट करिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, इस क्लास के संदर्भ में मैं आपको सबसे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारे किसी भी पीसीएस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो या बीपीएससी का हो, आरएएस का हो, एमपी पीसीएस का हो, तो इस पर जो है आप देखेंगे एक ऑफर दिया जा रहा है 27 जून 2026 तक। मोर देन 80% ऑफ जो है इस पर आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे फाउंडेशन कोर्स पर यह जो है आपको सुविधा देखने को मिलती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है 9555124124। इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारी वेबसाइट भी है sanskritis.com। अब अगर आप इस पर भी जाएंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर भी आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी कक्षा को, और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मुंगेर का बरहिया लाल विरोध का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है कि यह क्या था। वकाशत भूमि की वापसी की जो डिमांड थी, या फिर जो मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, इसका जो है डिमांड था, या जो जमींदारी प्रथा की समाप्ति की बात थी, या वर्ग युद्ध की जो शुरुआत करना है, यह देखने को मिला था। जो 39 नंबर का आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था, तो विशेष तौर पर आप इसको ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से इसका आंसर देखेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा उसको आप नोट करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो मुंगेर जो बरहिया ताल है, टाल भी इसको कहते हैं, इसमें आप गौर करेंगे तो 1936 से लेकर अगर 39 तक की अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा 1939 के दौरान जो कार्यानंद शर्मा है, इनके नेतृत्व में आप देखेंगे तो एक बहुत ही विशाल जो किसान आंदोलन है वह चलाया गया था। दोस्तों, इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था उसकी अगर हम बात करें तो जो जमींदार जो हुआ करते थे या जो जमींदार थे उनके द्वारा जो हड़पी गई वकासत भूमि थी। वकासत भूमि का अर्थ यहाँ पर यह है कि वह भूमि जिसे आप देखेंगे मंदी या लगान न चुका पाने के कारण जमींदारों ने अपने कब्जे में ले लिया था, उसको वकासत भूमि कहा जाता था, तो उनको वापस पाना था, ध्यान रखिएगा। और किराएदार जो मुख्य रूप से किराएदार किसान थे उनको बेदखली से बचाना था। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए इसी के साथ हम अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहा जा रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। ऑप्शन ए आपका है बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में जो मजदूर आंदोलन था, बिहार में जो किसान आंदोलन था, है ना, बिहार में जो जातीय आंदोलन था, आप बताएंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन की बात करें तो 66वीं बीपीएससी का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, यह भारत के एक बहुत ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और अगर हम बात करें तो यह समाज सुधारक और जो एक प्रमुख किसान नेता के रूप में देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इन्होंने 1929 में, ठीक है, अगर 1929 की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें जो जमींदार थे, इन जमींदारों द्वारा किसानों के दमन के खिलाफ जो बिहार प्रांतीय किसान सभा थी, जिसको आप इतिहास में बीपीकेएस के नाम से जानते हैं, तो मुख्य रूप से इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा इनका नाम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सन 1936 में लखनऊ में गठित जो अखिल भारतीय किसान सभा थी, इसके वे पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष भी ये चुने जा चुके थे, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में जो बकासत आंदोलन है, जो 1937 से 38 तक आप देख पाते हैं, उसको चलाया गया था। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. राय या सुभाष चंद्र बोस। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, और आप देखेंगे यह प्रश्न कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको यह नजर आएगी, 67वीं बीपीएससी में, 65वीं में, 48वीं में, 52 नंबर के बीपीएससी में, तो लगातार जो है यह प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के संदर्भ में, तो यहाँ पर एक नाम आपको ध्यान रखना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, जयप्रकाश नारायण का। ठीक है,
दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मूल रूप से आप देखेंगे तो वर्ष 1931 में आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों 1931 में जो गंगा शरण सिन्हा है, राम वृक्ष बेनपुरी हैं, फूलन प्रसाद वर्मा है और जो जयप्रकाश नारायण है, इनके द्वारा जो है यह करी गई थी। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो 1934 की अगर आप बात करेंगे तो 1934 में अगर आप गौर करेंगे तो मुख्य रूप से पटना में, है ना, पटना में जो है पटना के एक व्यक्ति थे मुख्य रूप से अंजुमन इस्लामिया। हाल में आप देखेंगे तो अंजुमन इस्लामिया के नाम से एक हाल है, तो अंजुमन इस्लामिया हाल में आप देखेंगे तो औपचारिक रूप से बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वह देखने को मिला था, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष और जो जयप्रकाश नारायण थे इसके मुख्य सचिव यानी कि महासचिव बने थे। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या था आखिर में इसका उद्देश्य, यह भी जानना आपके लिए बेहद आवश्यक होता है। तो आप ध्यान रखिएगा इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, यह समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना था, श्रमिक और किसानों के संगठन को मजबूत करना था। तो यह जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के उद्देश्य के बारे में भी आप बहुत अच्छे तरीके से गौर करेंगे, अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आप इस प्रश्न को भी देखेंगे तो 68वीं और 64वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। दोस्तों ध्यान रखिएगा वर्ष 1937 की अगर हम बात करें 37 की, तो 1937 के चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में आप देखेंगे तो जो प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल है इसका गठन हो जाता है। दोस्तों पदभार संभालने के बाद मंत्रिमंडल ने ब्रिटिश सरकार से बिहार के जो राजनीतिक कैदी हैं इनको बिना शर्त तुरंत रिहा करने की डिमांड कर देती है, मांग की। और दोस्तों जब बिहार के ब्रिटिश गवर्नर ने कानून और व्यवस्था का हवाला देकर इस मांग को मानने से इनकार कर दिया, तब वायसराय और गवर्नर पर दबाव बनाने के लिए आप देखेंगे तो 15 फरवरी सन 1938 को, है ना, 15 फरवरी 1938 की अगर हम बात करें तो 15 फरवरी 1938 को पूरी निर्वाचित जो सरकार थी उसने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, है ना। और बाद में आप देखेंगे तो ब्रिटिश प्रशासन को झुकना पड़ा और फिर जो है जो मांग थी उनको स्वीकार करना पड़ा, वो मांगे स्वीकार करी गई और राजनीतिक कैदी जिसमें योगेंद्र शुक्ला का नाम बहुत ही प्रमुख है, इनको जो है आप देखेंगे तो जेल से रिहा किया गया और जिसके बाद आप देखेंगे तो सरकार ने पुनः अपना कार्यभार संभाल लिया। ठीक है, तो ये पूरी घटनाक्रम बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आपसे इंटरलिंक करके, कभी भी कोरिलेट करके आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो आप उसके लिए हमेशा से तैयार रहें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है यह आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण इस्तीफा दे दी थी पूरी जो है निर्वाचित सरकार ने, है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की परेशानी? चलिए अगर समझ में आया तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, सर जेम्स डेविड सिफ्टन, सर ह्यूग डो, सर मैरियस गार्नियर हेलेट, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सर जेम्स डेविड सिफ्टन की बात करें तो ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के प्रथम राज्यपाल और गवर्नर आपको यह देखने को मिलते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग होकर जब बिहार एक नया प्रांत बनता है तब उन्हें यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1936 की बात मैं कर रहा हूं, तो इसको आप अच्छे तरीके से गौर करिएगा। उड़ीसा से अलग होकर जब बिहार एक नया प्रांत बन रहा है। दोस्तों इनका कार्यकाल जो है तो आप देखेंगे 1 अप्रैल 1936 से लेकर आप देखेंगे तो 10 मार्च 1937 तक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। वैसे पूछा नहीं जाएगा डेट, लेकिन फिर भी आप एक बार जो क्रम है उसको ध्यान रखने के संदर्भ में आप इसको गौर करेंगे। दोस्तों स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल की बात करें तो जय रामदास दौलत राम थे। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, जय राम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जय राम दास दौलत राम, दौलत राम। यह जो है आपको देखने को मिलेंगे जो पहले जो है जो राज्यपाल थे। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनका नाम, है ना। और आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इन्होंने, अगर इनके बारे में आप गौर करेंगे तो 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 को इन्होंने क्या किया था, पदभार को संभाला था। ठीक है, तो यहाँ पर सर जेम्स डेविड सिफ्टन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा।
यह जो है नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से गौर करना पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सिया राम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? ठीक है, पटना, भागलपुर, चंपारण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1942 की अगर हम बात करें तो 1942 में आपको गौर होगा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के भागलपुर जिला की अगर हम बात करें, है ना, भागलपुर जिला की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज जो तिलकपुर गांव है, इसके निवासी थे सियाराम सिंह, है ना, जो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सियाराम दल नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व भी किया करते थे। तो सियाराम सिंह का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आप देखेंगे एक गुप्त संगठन था, ठीक है, एक गुप्त संगठन था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्रांतिकारी संगठन था, ध्यान रखिएगा इसको, है ना, और उसको सियाराम दल कहा जाता था, सियाराम दल कहा जाता था। तो इस अगर दल की बात करें तो आप देखेंगे जो सियाराम दल है ना, जो सियाराम दल है मुख्य रूप से यह एक जो है गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और इसका नेतृत्व यही कर रहे थे। और इस दल की बात करें दोस्तों तो इस दल ने भागलपुर और उसके आसपास का जो कई क्षेत्र था जिसमें ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, उसको सीधे चुनौती देते हुए जो समानांतर या राष्ट्रीय सरकार है इसकी स्थापना की घोषणा कर दी थी। ठीक है, बहुत ही इतिहास में यह भी चर्चित विषय है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो इस पर भी आप गौर करेंगे, अच्छे तरीके से इसको भी आप कनेक्ट करेंगे, ध्यान से आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और मुख्य रूप से अगले अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था? दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप गौर करिएगा बहुत अच्छे तरीके से, श्री कृष्ण सिंह को उनके जो अदम्य साहस और जो नेतृत्व क्षमता है इसके कारण आप अगर गौर करेंगे तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम श्री कृष्ण सिंह की बात करें, है ना, तो इनको आप गौर करेंगे तो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। सबसे पहले तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। और आप ध्यान रखिएगा श्री कृष्ण जो है, हमने आपको पहले ही बताया कि यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे देते हैं, है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का पुरजोर नेतृत्व किया था और इसके लिए जो कृष्ण सिंह थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका श्री कृष्ण सिंह ही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा 69वीं यूपीएससी में पूछा गया है प्रश्न और इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। ठीक है, कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या बांकीपुर जेल। आप यहाँ पर देखेंगे तो 43वीं बीपीएससी, 48वीं और 52 नंबर का जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ, इन सभी में जो है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप बताएंगे जो राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, इनका 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी हुआ और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनको कहाँ भेजा गया, किस जगह की जेल में भेजा गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें अगर हम बात करें 8 अगस्त 1942 की, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 1942 में जो है बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आप अगर गौर करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और इसके अगले दिन ही 9 अगस्त की अगर हम बात करें तो 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम था, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसका नाम था ऑपरेशन जीरो। ठीक है, ऑपरेशन जीरो इस मिशन का नाम था, इस जो है मुख्य रूप से ऑपरेशन का नाम था, ध्यान रखिएगा। और ऑपरेशन जीरो की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा जो ऑपरेशन जीरो आवर इसको पूरा कहा जाता है, जो ऑपरेशन जीरो आवर था इसको चलाकर जो सभी प्रमुख नेता थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। और उस समय अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्वस्थ थे और पटना के सदाकत आश्रम में मुख्य रूप से निवास कर रहे थे। पटना के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट उस समय हुआ करते थे WG आचार्य, उन्होंने जो है वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया और पटना का जो बांकीपुर सेंट्रल जेल था उस जेल में नजरबंद कर दिया और जहां वे अगले 3 वर्षों तक लगातार कैद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, बांकीपुर जेल का नाम अच्छे तरीके से गौर करेंगे। ठीक है, और देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी प्रासंगिकता क्या है, प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। कहा जा रहा है 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे?
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण जी की, हजारीबाग जेल में जो है इनको भी जो है बंद किया गया था, और मुख्य रूप से एक बहुत ही प्रमुख दिन था जिसके दिन इन्होंने जो है वहां से, उस जेल से जो है निकलकर भाग चुके थे। ठीक, तो आप उसी के बारे में आप आंसर करेंगे, अच्छे तरीके से आप बताएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर जो हजारीबाग सेंट्रल बैंक जो सेंट्रल जो है जेल था उसमें रखा गया, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, झारखंड में। और दोस्तों 9 नवंबर 1942 की अगर हम बात करें, है ना, तो 9 नवंबर 1942 को आप गौर करिएगा, दीपावली की रात का फायदा उठाया इन्होंने और अपने साथियों के साथ जो जेल की दीवार है इसको लांघकर भाग निकले। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। दीपावली त्योहार के कारण जो जेल के अधिकारी उस समय हुआ करते थे, जो सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे, जो गार्ड हुआ करते थे दोस्तों, वह छुट्टी पर गए हुए थे और मुख्य रूप से उत्सव में व्यस्त थे, और इसी का लाभ उठाकर जो जयप्रकाश नारायण है जेल से भागने की योजना बनाए और मुख्य रूप से वहां से स्किप भी हो पाए। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से गौर करेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, फिर भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से गौर करिएगा, है ना। और आप देखेंगे 67वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। यह आजाद दस्ता की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 का, तो इसके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस के दोस्तों शीर्ष नेता को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाने लगा, तब जयप्रकाश नारायण जेपी जी हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के तराई के जंगलों में चले गए थे, और वहीं रहकर आप देखेंगे तो उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक गुरिल्ला, यानी कि एक आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो छापामार युद्ध प्रणाली हुआ करती थी, जो कि बहुत प्रचलित थी, गुरिल्ला जो युद्ध हुआ करता था, इस युद्ध और तोड़फोड़ की कार्रवाई के माध्यम से शासन व्यवस्था को ठप करने के लिए एक दस्ता का निर्माण किया, और वह दस्ता इतिहास में आजाद दस्ता के नाम से जाना गया, ध्यान रखिएगा। और यह आप देखेंगे तो यह भी एक बहुत ही प्रमुख संगठन जो है क्रांतिकारी संगठन आपको नजर आएगा, और एक बहुत ही गुप्त जो क्रांतिकारी संगठन है यह देखने को मिल जाता है, और इसकी स्थापना मुख्य रूप से यही जो है यह कर देते हैं जो जेपी जी है ना। कब करते हैं? जब यह जो है जेल से एस्केप करते हैं, भागते हैं, उसके बाद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहार में इस संगठन ने जो स्वतंत्रता संग्राम है, इस स्वतंत्रता संग्राम को गति देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आजाद दस्ता है। ठीक है, तो आप इस पर भी फोकस रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के को लोगों के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? अच्छा स्टेटमेंट है, और आप इस पर गौर करेंगे, 42वीं बीपीएससी के एग्जाम में यह जो है पूछ लिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, यह वर्ष है आपका 1946। ठीक है, 1946 में कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हुआ करते थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही यह स्टेटमेंट कहा था, गौर करिएगा। उन्होंने यह बात कब कहा? तो मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा बिहार की जो जनता है और जो अंतरिम सरकार थी, जो मंत्रिमंडल थी, इस पर किए जा रहे जो हिंसक और जो असभ्य हमले थे और जो दबाव थे, उनके संदर्भ में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक या अपने पत्रचार के दौरान यह बात जो है कही थी। ध्यान रखिएगा, उनका मानना था कि बिहार की जनता और मंत्रिमंडल की रक्षा करना केंद्र और कांग्रेस नेतृत्व का सबसे प्रमुख दायित्व है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से गौर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न है, तारापुर गोलीकांड किस तिथि को हुआ था? ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 15 फरवरी 1932, 9 अगस्त 1942, 26 जनवरी 1930। ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में तारापुर गोलीकांड एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वीरतापूर्ण घटना थी। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, यह घटना जो है आप देखेंगे तो 15 फरवरी सन 1932 को तत्कालीन जो मुख्य रूप से अभी प्रेजेंट में जो मुंगेर जिला है, ठीक है, मुंगेर जिला की बात करें तो इस जिला को आप ध्यान रखिएगा, जो कि वर्तमान बिहार में ही आपको यह जिला देखने को मिलेगा जो मुंगेर है। ठीक है, मुंगेर जिला जो कि आपको वर्तमान बिहार में ही देखने को मिलेगा, इसके तारापुर थाना में घटित हुई थी। ठीक है, तो तारापुर थाना का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, तारापुर थाना, है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस दिन सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासन को चुनौती देते हुए जो तारापुर थाना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इन तारापुर थाना पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उद्देश्य से आगे बढ़े, और जैसे ही क्रांतिकारी थाना परिसर की ओर बढ़े, उसी समय अंग्रेज अधिकारी जो है कलेक्टर ई ओली, इनका नाम ध्यान रख सकते हैं, इनका नाम है ई ओली। ठीक है,
ई ओली, और उस समय जो है यह, हाँ, ई ओली नाम है। तो ध्यान रखिएगा ई ओली और जो पुलिस अधिकारी थे डब्ल्यू फ्लैग, इनका भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं, डब्ल्यू फ्लैग। ठीक है, यह दो जो है मुख्य रूप से व्यक्ति हैं। मुख्य रूप से डब्ल्यू फ्लैग की बात करें तो पुलिस का नेतृत्व कर रहे थे और यह कलेक्टर से, है ना। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे इनके नेतृत्व में पुलिस ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। इसी को इतिहास में तारापुर गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक बात है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस गोलीबारी में आप देखेंगे तो लगभग 50 से अधिक, 50 प्लस जो है आप देखेंगे से अधिक जो देशभक्त हैं, इनका जो है शहादत हुआ, इन्होंने बलिदान दिया। और इस बलिदान के बाद अंततः थाना भवन पर तिरंगा फहरा दिया गया। तारापुर गोलीकांड को अनेक इतिहासकार और स्थानीय लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ी घटना मानते हैं। यह भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में निहत्थे देशभक्तों ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान हेतु अपने प्राणों की सीधे सीधे आहुति दी थी। दोस्तों, घटना के बाद आप देखेंगे तो अंग्रेज प्रशासन ने शहीदों के शव को वाहनों में लाद कर सुल्तानगंज के निकट जो गंगा नदी हुआ करती थी उसमें बहा दिया था, और जिससे अधिकांश शहीदों की जो पहचान है वही नहीं हो पाई थी। दोस्तों, तारापुर गोलीकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक नजर आता है। और इस घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे तो 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी आप देखेंगे तो स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रतिवर्ष 15 फरवरी को तारापुर दिवस जो है मनाकर जो वहां पर जो शहीद लोग थे उनको जो श्रद्धांजलि है वह दी जाती रही। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। ठीक है, द बिहार हेराल्ड था, ध्यान रखना है आपको। और इस पत्र की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि इसे गुरु प्रसाद सेन द्वारा शुरू और संचालित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु प्रसाद सेन का नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, गुरु प्रसाद सेन का नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया और संचालित किया गया, और इसने ब्रिटिश काल के दौरान बिहार के लोगों में जो सामाजिक, राजनीतिक और जो जागरूकता है वह फैलाने का काम किया, और विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों को उजागर करने में जो द बिहार हेराल्ड थी उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है। ठीक है, तो इस पर आप गौर करेंगे, अच्छी तरीके से इसको आप कनेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, और अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। बिहार बंधु, आर्यव्रत, प्रदीप या हिंदुस्तान। दोस्तों, बिहार से प्रकाशित होने वाला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु आपको नजर आएगा। ठीक है, और इस पत्र की शुरुआत कब हुई थी, तो इस पत्र की शुरुआत वर्ष 1872 में आपको देखने को मिलेगी, 1872 में देखने को मिलेगी। और इसे केशव राम भट्ट, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, केशव राम भट्ट की बात करें, है ना, तो केशव राम भट्ट जो कि एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थे जो बिहार शरीफ में आकर बस गए थे, और बाबू शिव प्रसाद सिंह इनके द्वारा शुरू की गई थी। तो केशव राम भट्ट और यहाँ पर जो बाबू शिव प्रसाद है, इनका नाम इसके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाबू शिव प्रसाद। ठीक है, तो इनका नाम आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा शुरू की गई थी। और यह मूल रूप से एक आप देखेंगे तो यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, डेली नहीं आता था, यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, तो इसको भी आप गौर करेंगे अच्छे तरीके से। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में कोलकाता से यह प्रकाशित होता है, और बाद में जब 1874 की बात करें, 72 में स्टार्ट हुआ, 1874 की बात करें तो 1874 से इसे मुख्य रूप से आप देखेंगे तो पटना से प्रकाशित किया जाने लगा। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। और बिहार बंधु की बात करें तो बिहार का पहले हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक था, और वहीं जो सर्वहितैषी है, ठीक है, सर्वहितैषी की बात करें तो बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो यहाँ पर अगर आपसे हिंदी दैनिक समाचार पत्र की बात करी जाए या प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहाँ पर सर्वहितैषी का नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। यह पहला हिंदी समाचार पत्र था प्रकाशित। ठीक है, तो यहां पर इसको भी आप गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार की प्रमुख आवाज माना जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 10 सर्च लाइट की अगर हम बात करें, ऑप्शन डी में नजर आएगा, यह समाचार पत्र बिहार की एक प्रमुख जो एक राष्ट्रवादी आवाज है वह माना जाता था। इसकी शुरुआत की बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह आपको 15 जुलाई सन 1918 को, है ना, 15 जुलाई सन 1918 को पटना से
से एक द्वि-साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र के रूप में हुई थी, जो द सर्चलाइट थी। और इसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम और जो मजरूल हक जैसे जो प्रमुख नेता उस समय हुआ करते थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। और ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी जो मुरली मनोहर प्रसाद हैं, इसके लंबे समय तक जो है रहने वाले और सबसे प्रभावशाली संपादक आपको नजर आते हैं इतिहास में, और जिन्हें अपनी राष्ट्रवादी पत्रकारिता के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस समाचार पत्र ने, आप देखेंगे तो जो ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति थी, इनका खुलकर विरोध कर रही थी। और आप देखेंगे तो जनमानस में जो राष्ट्रीय चेतना है, उसको जगाने पर काम किया था द सर्चलाइट ने। ठीक है, तो यह सभी बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना होगा। अगला अपना आपका प्रश्न है पृथक विहार आंदोलन। ठीक है, कि सबसे प्रभावशाली जो पत्रकारी आवाज है, कौन सा समाचार पत्र था? द सर्चलाइट, बिहार बंधु, बिहार टाइम्स, द बिहार हेराल्ड। तो दोस्तों, पृथक विहार आंदोलन की सबसे प्रभावशाली जो पत्रकारी आवाज थी, वह बिहार टाइम्स थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों, यह भी एक साप्ताहिक पत्र जो है आपको पत्र देखने को मिलती है। इस साप्ताहिक पत्र की शुरुआत आप देखेंगे तो सन 1894 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और नंद किशोर लाल और राय बहादुर के साथ साथ जो श्री कृष्ण सहाय थे, इनके सहयोग से हुआ था। और इसके प्रथम संपादक, अगर इसके प्रथम संपादक की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसके जो प्रथम संपादक हुए, उनका नाम हुआ करता था जो है मुख्य रूप से महेश नारायण। ठीक है, महेश नारायण उनका नाम था, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, महेश नारायण इनका नाम था। ठीक है, महेश नारायण इनका नाम था। और इस समाचार पत्र ने लगातार आप देखेंगे तो जो मुख्य रूप से बंगाल और जो बिहार है ना, बंगाल और बिहार की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, बंगाल और बिहार को अलग करने की वकालत और बिहार के जो बुद्धिजीवी हैं, वह आम जनता को इस आंदोलन के प्रति जागरूक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दोस्तों, 1906 की बात करें तो बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। तो 1906 में इसका नाम बदला गया और नाम बदल कर क्या कर दिया गया? बिहारी कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप गौर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और बिहार टाइम्स से पहले देखेंगे तो 1870 के दशक में मुंगेर के उर्दू अखबार, जिसका नाम था मुर्ग-ए सुलेमान, और बाद में आप देखेंगे कासिद ने भी, आप देखेंगे तो जो बिहार को बिहारियों के लिए यह नारा देकर जो है इस मांग को पहली बार उठाया था। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप डिटेलिंग ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, यहाँ पर आज आपके लगभग हिस्ट्री के सारे प्रश्न खत्म होते हैं और हमने वो सभी टॉपिक को टच कर दिया है जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, जिनसे प्रबल संभावना है कि प्रश्न आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को गौर करेंगे, अच्छे तरीके से कनेक्ट करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे आप पूछने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए PYQ का, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपके MCQs हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं उनका। साथ ही साथ अगर आपको मुख्य रूप से किसी भी प्रकार का सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर भी आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे, आपको सारी चीज़ों पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो यह जो है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ हम अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। अब हम फिर से अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अगली कक्षा में हम ज्योग्राफी से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बिहार ज्योग्राफी से आपकी कक्षा फिर से प्रारंभ होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति PCS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।